हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 12 साउंड। आज हमें स्टार्ट करना है लाइट प्रोपोगेशन फास्टर देन साउंड वाले एक टॉपिक से। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे पिच, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और ऐसी अलग अलग डेफिनेशन। तो सबसे पहले लाइट प्रोपोगेट्स फास्टर देन साउंड। इसका मतलब यह है कि जो लाइट है वो साउंड से ज्यादा तेज ट्रैवल करती है या फिर ज्यादा तेज प्रोपोगेट करती है। ठीक है, क्या मीनिंग है इसका कि जो लाइट की स्पीड है वो साउंड से काफी ज्यादा है। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ पे साउंड आएगा। लाइट प्रोपोगेट्स मच फास्टर देन साउंड। जो स्पीड होती है साउंड की एयर में वो नियरली 330 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, 330 मीटर पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में वो 330 मीटर कवर करती है। जबकि वहीं पे लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर। डिफरेंस देख रहे हो, 330 मीटर, ये 3 लाख किलोमीटर इन 1 सेकेंड। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है बिटवीन द स्पीड ऑफ साउंड एंड लाइट। इसी के कारण जो लाइटनिंग होती है स्काई में उसकी हमें रोशनी पहले दिख जाती है और जो साउंड है वो बाद में आता है। ठीक है, लाइटनिंग हमें पहले दिख जाती है एक थंडरस्टॉर्म के वक्त और जो उसकी आवाज है वो कुछ सेकंड्स बाद आती है। इसका रीजन यही है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट साउंड से बहुत ज्यादा है। तो लाइट हमारी आईज में पहले पहुंच जाती है, जबकि साउंड को हमारे ईयर्स में पहुंचने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक था, इसे डिस्कस कर लिया। अब आता है मेन टॉपिक हमारा, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन। ठीक है, अब एक वाइब्रेशन का मतलब हो गया एक ऑब्जेक्ट का टू एंड फ्रो मूव करना। तो अब यहाँ पे एम्पलीट्यूड, ये जो तीन स्टेटमेंट है एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? वाइब्रेटिंग बॉडी हैज अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल पोजीशन। दिस डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। मतलब जैसे आप मान लो आपने एक बॉल टांग रखी है, आप उसको आगे फेंक दो तो पहले ऐसे आगे जाएगी, फिर वापस ऐसे पीछे आएगी थोड़ा डिस्टेंस। तो जो वो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो सेंट्रल पॉइंट से जो आगे उसने ट्रैवल किया है या फिर जो पीछे ट्रैवल किया है, ये होता है एम्पलीट्यूड। ये हो गया उसका एम्पलीट्यूड, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उसने कवर करी है। ठीक है, दिस डिस्प्लेसमेंट इज ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। फिर टाइम पीरियड, a vibrating body completes its one cycle of to and fro motion in a fixed time interval called time period। मतलब जितना टाइम उसे लगता है इस पॉइंट से, जैसे हमने इसे थ्रो किया, तो जितना टाइम उसे लगता है यहाँ से यहाँ जाने में और फिर एक ऑस्किलेशन कंप्लीट करने में, मतलब ऐसे पूरा वापस यहाँ पे सेंटर पे थी ये ये और फिर वापस सेंट्रल पोजीशन पे। तो जो टाइम पीरियड इस यहाँ इस मूवमेंट में लगता है वो होता है टाइम पीरियड। ठीक है, जो टाइम लगता है उस मूवमेंट में उसे कहते हैं टाइम पीरियड। ये फिक्स्ड होता है। ठीक है, और इसी को हम नाम देते हैं टाइम पीरियड। एंड लास्ट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया कि एक सेकंड में एक बॉडी कितनी बार टू एंड फ्रो मूव कर रही है या फिर कितनी वाइब्रेशंस वो कंप्लीट कर रही है। द नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ वाइब्रेशन अ वाइब्रेटिंग बॉडी कंप्लीट्स इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट कितनी बार टू एंड फ्रो मूव कर रहा है वो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उतना ज्यादा तेज वो वाइब्रेट करता है। ठीक है, इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अब इन तीनों की ऐसा यूनिट भी देखना है। एम्पलीट्यूड की ऐसा यूनिट, एम्पलीट्यूड क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, तो मीटर। टाइम पीरियड, टाइम है, सेकेंड्स। फ्रीक्वेंसी की यूनिट आपके लिए नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। ठीक है, HERTZ, हर्ट्ज। इसे हम HZ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट इज हर्ट्ज। और एक फॉर्मूला भी होता है हमारे पास कि फ्रीक्वेंसी जो होता है नंबर ऑफ कंप्लीट वाइब्रेशंस अपॉन टाइम टेकन की, मतलब इसके इक्वल होता है नंबर ऑफ कंप्लीट वाइब्रेशंस अपॉन टाइम टेकन। तो अगर कंप्लीट वाइब्रेशंस 1 ले ली हमने, टाइम टेकन सेकंड और इसकी फ्रीक्वेंसी यूनिट हर्ट्ज, तो इससे हमारे पास एक रिलेशन आ गई कि भाई जो हर्ट्ज होता है वो सेकंड इनवर्स के इक्वल होता है। टाइम सॉरी हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 अपॉन सेकंड या फिर सेकंड इनवर्स। नेक्स्ट दो और इंपॉर्टेंट टॉपिक, लाउडनेस एंड पिच ऑफ अ साउंड। अब किसी भी साउंड की एम्पलीट्यूड उसकी लाउडनेस डिस्क्राइब करती है। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही ज्यादा वो साउंड लाउड होगी। ठीक है, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड मतलब जितना ज्यादा वाइब्रेशन का डिस्टेंस होगा उतनी ही लाउड साउंड होगी। और पिच होता है किसी भी वॉइस का या किसी भी किसी भी वॉइस का श्रिलनेस या उसकी फ्लैटनेस, मतलब वो आवाज पतली है या मोटी है, वो पिच डिटरमाइन करता है। और पिच क्या होता है? पिच मतलब फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करती है पिच को। पिच जो होता है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? मेजर ऑफ फ्लैटनेस और श्रिलनेस ऑफ अ साउंड। जैसे कि मैंने आपको भी बताया, पिच क्या होती है कि भाई किसी की वॉइस मोटी है या पतली है। ठीक है, वो डिफाइन करता है पिच।
वो हम पिच से डिपेंड करते हैं कि भाई अगर इसकी वॉइस मोटी है तो ये लो पिच वॉइस है, अगर इसकी आवाज पतली है, श्रिल है, तो ये हाई पिच वॉइस है। ठीक है, जो पतली आवाज होती है ना, जो बहुत श्रिल वॉइसेस होती है, वो हाई पिच होती है, और जो थोड़ी मोटी आवाज होती है वो फ्लैट वॉइसेस होती है। फ्लैट वॉइसेस मतलब लो पिच वाली साउंड। अगेन श्रिलनेस हो गई हाई पिच एंड फ्लैटनेस हो गई लो पिच। इन ह्यूमंस वुमेन एंड किड in humans women and kid have higher frequency than males। जो वुमेन और किड्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी मेल से ज्यादा होती है, इसी की वजह से वुमेन्स और किड्स की वॉइस जो होती है वो थोड़ी श्रिल होती है, जबकि मेल्स की फ्लैट होती है। फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होता है, वुमेन्स और किड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उनकी पिच ज्यादा होती है, और पिच ज्यादा है तो वो वॉइस श्रिल होती है। ठीक है, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा पिच और उतनी ज्यादा श्रिलनेस। इसीलिए मेल्स की वॉइस ज्यादातर भारी होती है, जबकि वुमेन और किड की काफी पतली आवाज होती है। नेक्स्ट, ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स। तो देखो, हर तरीके की साउंड्स हम नहीं सुन पाते, एक पर्टिकुलर रेंज होती है जहां तक की वॉइसेस हम सुन सकते हैं, वो रेंज होती है ऑडिबल रेंज। एंड ऑडिबल रेंज इज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की अगर कोई वॉइस है तो, या फिर कोई साउंड है, तो वो हम सुन सकते हैं। वो हमारी जो ईयर है, जो हमारा ईयर है वो डिटेक्ट कर सकता है ह्यूमन बीइंग्स का, और इसे हम कहते हैं ऑडिबल रेंज। ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज सिर्फ ह्यूमंस के लिए, डॉग्स के लिए, एलिफेंट्स के लिए, इन सब के लिए अलग अलग होता है। ह्यूमंस के लिए साउंड फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। अगर कोई इससे ज्यादा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है या 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी होती है तो वो हम नहीं सुन पाते। उसके बाद आते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक ये दोनों इनऑडिबल साउंड्स होती है। ठीक है, इंफ्रासोनिक का मतलब हो गया वो साउंड जो 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी पे आती है। देखो अभी मैंने आपको क्या बताया, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन पाते हैं, तो अगर 20,000 हर्ट्ज से कम हो जाती है तो वो इंफ्रासोनिक होती है, और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो जाती है तो वो अल्ट्रासोनिक होती है। इंफ्रासोनिक वही साउंड विद फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज, एंड अल्ट्रासोनिक वो साउंड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज होती है। ये दोनों ही वॉइसेस या दोनों ही साउंड्स हमारा ह्यूमन ईयर डिटेक्ट नहीं कर सकता। अच्छा, इसमें मैं कुछ पॉइंट ऐड कर देता हूँ। कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे डॉग्स, एलिफेंट्स, ये सब, मैं पहले डॉग्स की बात करते हैं। डॉग्स जो होते हैं उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी भी सुन सकते हैं, मतलब वो वॉइसेस सुन सकते हैं जो ह्यूमंस नहीं सुन पाते। इसके अलावा एलिफेंट्स और बैट्स, इन सब के पास ये एबिलिटी होती है कि वो 20,000 हर्ट्ज से हायर पिच की वॉइस या हायर फ्रीक्वेंसी की वॉइस को निकाल सकते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा पतली आवाज वो निकाल सकते हैं। बैट की आपने वॉइस अगर कभी सुनी हो तो बहुत श्रिल होती है, तो अगर वो और ज्यादा फ्रीक्वेंसी लगाते हैं तो वो इतनी श्रिल हो जाती है कि एक टाइम बाद वो हमें सुनना बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से बढ़ जाती है। और एक और रीजन, कोई भी जब अर्थक्वेक आता है तो डॉग्स को पहले पता चल जाता है। ठीक है, ये होता है कि डॉग्स जो हैं वो जल्दी, उन्हें ह्यूमन से पहले पता चल जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है। उसका रीजन भी यही है क्योंकि डॉग्स की ये एबिलिटी है कि वो ऐसे अल्ट्रासोनिक साउंड्स को जिसे ह्यूमंस नहीं सुन सकते उसे सुन सकता है, जिससे उसे पहले पता चल जाता है कि भाई अर्थक्वेक आने वाला है। नेक्स्ट, नॉइज एंड म्यूजिक। अब नॉइज और म्यूजिक दो अलग अलग चीजें। कुछ साउंड होती हैं जो बहुत ही अनप्लेजेंट होती है, जिन्हें आप सुनना पसंद नहीं करते, जो इरिटेशन कॉज करती है, हेडेक कॉज करती है। ठीक है, काफी सारी अलग अलग बीमारियां भी हो जाती हैं, उसे हम कहते हैं नॉइज। ठीक है, नॉइज प्रोड्यूस होती है नॉन पीरियोडिक वाइब्रेशन से। नॉन पीरियोडिक वाइब्रेशन मतलब कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे ज्यादा चली गई, कभी अब कम ऊपर चली गई, मतलब ऐसा नहीं, जैसे आप मान लो, मैं आपको पहले बताया था, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई, तो फिर पीरियोडिक वाइब्रेशंस हो गई ऐसे। ठीक है, एक डेफिनेट अमाउंट में ऊपर नीचे चल रहा है। जबकि नॉन पीरियोडिक हो गई, कभी ज्यादा ऊपर, कभी फिर कम नीचे, फिर ज्यादा ऊपर, फिर ज्यादा नीचे, ऐसे अनपीरियोडिक, मतलब कोई प्रिडिक्टेबल नहीं है कि भाई अगला कैसे होगा। ये हो गई पीरियोडिक साउंड, और ये हो गई नॉन पीरियोडिक। तो जो नॉन पीरियोडिक होती है वो कभी भी प्लेजेंट नहीं होती सुनने में, वो अनप्लेजेंट साउंड होती है और उससे इरिटेशन कॉज होती है। जबकि म्यूजिक म्यूजिक इज अ प्लेजेंट साउंड विच मेक अस फील हैप्पी, मेक अस फील कंफर्टेबल। ठीक है, ऐसा नहीं होता किसी भी तरीके के म्यूजिक को सुनने से कि भाई हम इरिटेट हो रहे हैं, इरिटेशन कभी नहीं होती म्यूजिक को सुनने से।
म्यूजिकल साउंड्स जो है वो रेगुलर और पीरियोडिक वाइब्रेशंस के द्वारा निकाली जाती हैं। ठीक है, एग्जांपल हो गए जैसे गिटार, सितार, पियानो, जितने भी ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये सब रेगुलर या फिर पीरियोडिक वाइब्रेशंस ही प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट जनरल टॉपिक है नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन क्या है? जैसे एयर पॉल्यूशन होती है, लैंड पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, सिमिलरली होती है नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन वो डिस्टर्बेंस इन आवर एनवायरनमेंट बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनडिजायरेबल लाउड साउंड्स, या फिर हम नॉइज भी कह सकते हैं, ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, अलग अलग तरीके की, छोटी से लेके बड़े से बड़े तक, अलग अलग डिस्टर्बेंस जो हमारे एनवायरनमेंट में होती है, जो अनडिजायरेबल साउंड्स प्रोड्यूस करती है, उसे हम कहते हैं नॉइज पॉल्यूशन। ठीक है, इसके सोर्सेज मैं अगर आपको बताऊं तो हम जैसे घरों में ग्राइंडर यूज करते हैं, वैक्यूम क्लीनर यूज करते हैं, ये सब भी नॉइज पोल्यूशन तो क्रिएट कर रहे हैं। आप खुद सोचो, अगर आपके सामने एक मिक्सी चले जा रही है लगातार, तो आपके सर में दर्द नहीं होने लगेगा, इरिटेशन होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि वो एक नॉइज है। सिमिलरली स्ट्रीट नॉइज, गाड़ियों की हॉर्न बजाने की आवाज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चिल्लम चिल्ली, प्लेग्राउंड्स में शोर शराबा, ये सब नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। अगर ज्यादा देर तक हम यहाँ पे रहते हैं तो हमें इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, वो सारी जो नॉइज है वो हमें इरिटेट करने लगती है, हमें डिजीजेस भी हो जाती है, कभी कभी हेडेक होने लग जाता है, हाई लेवल पे इंसोम्निया हो जाता है। उसके अलावा बाकी अगर हम इंडस्ट्रियल लेवल पे बात करें तो जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं उनमें बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा एक्सेस में नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। जैसे स्मॉल फैक्ट्रीज हो गई, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो गई, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स हो गए, देखो ड्रिल मशीन चलती है, ठीक है, क्रेन, बुलडोजर्स, ये सब चलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं जो बहुत शोर करती हैं। इसके अलावा एयरक्राफ्ट के इंजन, ठीक है, बड़ी बड़ी गाड़ियों के इंजन, ये सब बहुत ही अनप्लेजेंट नॉइज क्रिएट करते हैं, जिससे नॉइज पोल्यूशन क्रिएट होता है। इसके अलावा भी एक छोटा सा, एक बहुत ही मतलब इग्नोरेबल पॉइंट है, ड्रिपिंग ऑफ टैप्स, मतलब पानी के नलकों से टिप टिप करके पानी का नीचे जाना, टिकलिंग ऑफ क्लॉक, ये सब हम नोटिस नहीं करते। लेकिन मान लो रात हो रही है, कोई आसपास आवाज नहीं हो रही, ठीक है, अगर घड़ी लगातार टिक टिक करती रहेगी तो वो भी हमें कहीं ना कहीं कुछ टाइम बाद जरूर डिस्टर्ब करने लगेगी, क्योंकि वो भी नॉन पीरियोडिक है। ठीक है, अब इसका इफेक्ट ज्यादा नहीं होगा क्योंकि बहुत मंदी आवाज है, लेकिन कुछ टाइम बाद ये भी हमें इरिटेट करना स्टार्ट कर देगी। अब इसके इफेक्ट क्या है? नॉइज पोल्यूशन के काफी इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि इमीडिएट इफेक्ट इज डिटोरिएशन ऑफ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ एकदम डिटोरिएट हो जाती है, मतलब एकदम खराब हो जाती है। पैनिक आ जाता है पर्सन में, उसकी फ्रस्ट्रेशन, मतलब गुस्सा आने लगता है उसको, उस इंसान को जिसको नॉइज पोल्यूशन में रखा गया है हमने काफी देर से, उसको गुस्सा आना बहुत जल्दी, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है भाई, उसका दिमाग खराब हो जाता है, सर में दर्द हो जाता है उसके। उसके अलावा ह्यूमन हर्ट पे भी इफेक्ट पड़ता है। मान लो उसे ऊपर ऊपर से कुछ नहीं हो रहा, उसे फ्रस्ट्रेशन वगैरह नहीं हो रही, उसने अपने आप को कंट्रोल करा हुआ है, लेकिन उसके हर्ट पे इफेक्ट पड़ रहा है जो वो कंट्रोल नहीं कर सकता। उसे रात को नींद नहीं आएगी, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, उसे एंजाइटी, पैनिक, ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, वो चीजें जल्दी भूलने लगेगा। ये सब बीमारियां हो सकती हैं अगर नॉइज पॉल्यूशन एक लार्ज एक्सटेंट तक किसी को डिस्टर्ब कर दे तो। उसके अलावा एक तो काफी बेसिक सा है, नॉइज पॉल्यूशन से हियरिंग इंपेयरमेंट हो जाती है, ठीक है, टेम्पररी डेफनेस, या फिर इवन डैमेजेस द ईयर ओवर टाइम। मतलब अगर ज्यादा देर तक नॉइज पोल्यूशन, ज्यादा देर तक बड़ी बड़ी नॉइज हमारे कानों में जाती रहेगी तो टेम्पररी डेफनेस भी हो सकती है कि भाई कुछ देर के लिए कुछ सुनाई नहीं दे रहा, या फिर हमारा डैमेज भी हो सकता है, जो ईयर है वो हमेशा के लिए डैमेज हो सकता है, हमें सुनने में दिक्कत आ सकती है परमानेंटली। ये सब हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं नॉइज पोल्यूशन के। अब इसे रोका कैसे जाए? अब देखो, ये सारे डिवाइसेस शोर भले करते हैं, लेकिन इनके बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के बिना, मशीन्स के बिना पार्ट्स वगैरह नहीं बनेंगे। तो इसमें कुछ साइलेंसिंग डिवाइसेस अप्लाई यूज करने चाहिए, साइलेंसिंग डिवाइसेस, साइलेंसर्स वगैरह बनाए जाते हैं जिससे ज्यादा शोर ना हो, ये सब हमें अप्लाई करने चाहिए। लाउड स्पीकर्स, एम्पलीफायर्स, इन सब का यूज पब्लिक स्पेसेस में रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर म्यूजिक भी है ना, म्यूजिक को भी अगर हम बहुत ज्यादा लाउड नॉइज में, लाउड वॉल्यूम में चलाएंगे तो वो भी एक तरीके से नॉइज बन जाएगा, उसकी वॉइस पूरी डेटोरिएट हो जाएगी लाउड वॉल्यूम में, और वो भी एक नॉइज बन जाएगी। उसके बाद प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज, या प्लांटिंग मोर ट्रीज विल आल्सो हेल्प टू अब्सॉर्ब मोर साउंड। ठीक है, थोड़ा सिग्निफिकेंट सा पॉइंट है, ज्यादा ट्रीज प्लांट करेंगे तो ट्रीज क्या करेंगे,
वही जो साउंड है आसपास की उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिससे साउंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन कम हो जाएगा। द लास्ट एंड द वेरी जनरल टॉपिक, हियरिंग इम्पेयरमेंट। जैसे हमने वहां पे पढ़ा था विजन, विजुअली इम्पेयर्ड, यहाँ पे हियरिंग इम्पेयरमेंट। टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है कुछ लोगों में जिन्हें बिल्कुल कुछ सुनाई नहीं देता, वो मे बी ड्यू टू बर्थ होता है, उसका कोई लाइव रीजन नहीं होता, वो बर्थ से ही होता है। उसके अलावा पार्शियल इम्पेयरमेंट, जिनको बहुत ऊंचा सुनाई देता है या बहुत कम सुनाई देता है, ठीक है, वो होता है ड्यू टू एनी डिजीज और एनी ईयर इंजरी। ठीक है, इन केसेस में मतलब दोनों केसेस में हम क्या यूज कर सकते हैं, हम साइन लैंग्वेजेस यूज करते हैं। ठीक है, हाथों से वो लैंग्वेज, मतलब हाथों से अलग अलग साइंस बनाए जाते हैं। वो साइंस क्या करते हैं, उनको इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। और जो सामने वाला बंदा है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकता है उनको साइंस दिखा के। उसके अलावा टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस भी यूज हो रहे हैं फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस जैसे कानों में कुछ डिवाइसेस वगैरह आते हैं आजकल, जो औरों की आवाज को इजीली सुनने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जो हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन है वो उसे अपने कानों में लगा सकते हैं और फिर उन्हें धीरे धीरे वॉइसेस भी थोड़ी तेज सुनाई देने लग जाती है। टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस होते हैं थोड़े, इससे क्या होता है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ी इंप्रूव हो जाती है। जनरल से टॉपिक है ये काफी। इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था। अब हम इसके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे।